आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ आशुतोष सिंह जी हैं, जो इंडियन पॉलिटिक्स को काफ़ी क्लोज़ली फ़ॉलो एंड मॉनिटर भी करते आए हुए हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं हमारे इस बार के इंडिया इलेक्शन 2024 के बारे में। नमस्कार। आप अब रिजल्ट्स तो आ चुका है इंडिया इलेक्शन के बारे में, तो आप इस बार के इंडियन इलेक्शन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बताने के लिए सच कुछ है नहीं, रिजल्ट सबके सामने है। लोगों ने वोट किया, वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम था, बट इलेक्शन कमीशन ने बहुत बहुत लाजवाब काम किया है। बहुत कम सीटों पे री वोटिंग की गई, करनी पड़ी, रीपोलिंग करनी पड़ी। हमारे सिक्योरिटी जवानों ने बहुत अच्छा काम किया। जम्मू एंड कश्मीर में ऐतिहासिक वोटिंग हुई, सुदूर से सुदूर इलाकों में वोटिंग हुई। बहुत दुष्प्रचार किया गया और अलग अलग विभिन्न पार्टियों से, मैं किसी पार्टी का नाम अभी इस स्तर पे नहीं लूँगा, बट काफ़ी नेगेटिव पॉलिटिक्स की गई। और जैसा कि बोला जाता है कि हमारी जनता थोड़ी भोली है, उनके भोलेपन का मजाक भी उड़ाया गया या भोलेपन के साथ खिलवाड़ भी किया गया। एट द एंड ऑफ द डे जो करिश्मा लोग सोच रहे थे कि होगा, और जो भारत की सरकार सोच रही थी कि होगा, नरेंद्र मोदी जी जो सोच रहे थे कि होगा, वो नहीं हो पाया। बट एनडीए की सरकार बनने जा रही है एंड होपफुली 8 या 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह भी है। सो आई वुड से कि ठीक ठाक रहा इलेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी दूसरी सवाल ये होगी कि सभी लोगों ने हमारे एग्जिट पोल के रिजल्ट्स के बारे में देखा और जाना। आप ज़रा अपना कुछ विचार साझा करना चाहेंगे दैट कैसे एग्जिट पोल जो है वो गलत चला गया और क्या प्रमुख कारण थे उसके गलत जाने के पीछे? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये एग्जिट पोल क्यों गलत चला गया, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारे राहुल गांधी जो अपने आप को बहुत मैच्योर लीडर प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, मैं आपका ये जवाब देने से पहले ये कह दूं कि उनके जितना रूड आदमी, रूड लीडर मैंने नहीं देखा। हालांकि मेरी आयु उतनी नहीं है, लेकिन 3 जनरेशन तो देखा है मैंने लीडरशिप की, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की। बट जितने रूट वो हैं शायद ही कोई होगा। बहरहाल आपके सवाल पे अगर मैं आऊं कि क्यों गलत हो गया, क्या गलती हो गई, तो सुनिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि एग्जिट पोल होता क्या है। एग्जिट पोल गलत हुआ ये मैं नहीं कह सकता। एग्जिट पोल गलत नहीं है। एग्जिट पोल ने दिखाया था कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जो सरकार बन गई। एग्जिट पोल ने बताया था कि कुछ सीट्स आएंगी उनको, जो आई, बट उतनी नहीं आई जितना एग्जिट पोल ने दिखाया था। पर्टिकुलरली 2 स्टेट या 3 स्टेट में एग्जिट पोल का जो अनुमान था वो गलत हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिट पोल कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो बोल दिया वही होने वाला है, ये अनुमान है। अनुमान कैसे लिया जाता है कि इनका एक डेटा सेट होता है। आज जैसे हम लोगों का काम है डेटा समझना अलग अलग क्षेत्रों में, उसी तरह सोशलॉजी मतलब जाके पोल बूथ पे जाके लोगों से वो राय पूछते हैं कि कितना आपने किसको वोट दिया, क्यों वोट किया, हर पोलिंग बूथ पे, और उस हिसाब से वो अपना राय बनाते हैं। अब आप मान के चलिए कि एक लोकसभा क्षेत्र में लगभग 10 से 12 लाख वोट होता है, ठीक है। लेकिन इन लोगों के पास जो डेटा आता है वो लगभग 5 या 10 हजार लोग का ही आता है एक लोकसभा क्षेत्र में। अब ऐसे टोटल मोस्ट ऑफ द लोग बोलते हैं कि 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख सैंपल लिया, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि 40 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। उसमें खाली आप 1 लाख 2 लाख लोग का जानकारी लेके आप डेटा एक्सट्रापोलेट कर रहे होते हैं। तो इसमें सही होना गलत आना बहुत चीज पे, इस बात पे निर्भर है कि आप कितने रैंडमली डेटा को लिए, कहां से उठाएं। इस जगह पे कहीं कहीं कुछ चीजें छूट जाती है, बारीकियां नहीं रह पाती हैं। इसको आप एक्सट्रापोलेट करते हैं, आप 10 लोगों से जानकारी लेते हैं और उसके बाद उसको 10 लाख लोगों को समझते हैं, डेटा इंटरप्रेट करते हैं। तो उसके कारण ये भूल चूक हो गई। अब ये भूल चूक भी मैं नहीं मानता, पर्टिकुलरली राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो हुआ उसके कारण ये चीजें बदल गई। अन्यथा अगर आप मान लेंगे कि उत्तर प्रदेश में जैसे 32 सीट या 35 सीटें आई थी हैं पूरे गठबंधन को, भाजपा गठबंधन, अगर मैं सही समझ रहा हूं, आप उनके बारे में सवाल कर रही हैं, अगर आप खाली वही जोड़ देंगे तो इनका भाजपा जो है वो क्लियर मेजोरिटी में आ जाती।
तो जो मेन कारण था, जो हमारे राहुल गांधी या काफी लोग बोल रहे हैं रिग्ड था, ये था, वो था, फलाना ढिलाना ढिमकाना, वो बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन था। इट्स अ टूल, और ये टूल एक तरह का सिमुलेशन है, और रियलिटी से कभी ना कभी तो अलग वो रहता है। तो मेरे ख्याल से ये कहना गलत होगा कि एग्जिट पोल ही गलत हो गया। हाँ, अनुमान 100% सही नहीं था, पर जो ट्रेंड दिखा रहा था वो ट्रेंड के अनुसार रिजल्ट आया, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल का जवाब देने के लिए, काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपने समझाया। हालांकि हमारी जनता जो है एंड ओपोजिशन की जो पार्टियां हैं, ये हमेशा बोलती हैं दैट एग्जिट पोल का जो रिजल्ट था वो गलत था। आगे बढ़ते हुए मेरा तीसरा सवाल ये होगा कि हमने न्यूज़ चैनल पे देखा ये बोलते हुए ओपोजिशन पार्टी को कि ओपोजिशन पार्टी जीत गई है। बहुत सारे जनता ने कहा दैट ओपोजिशन पार्टी जीत रही है। आप उसके पीछे का रीज़न बताएंगे? और मेरा दूसरा सवाल ये भी है दैट हमने देखा दैट बीजेपी को काफी कम मेजोरिटी से, आई मीन यूपी से बहुत एक्सपेक्टेशंस था जीतने का। तो आपके हिसाब से यूपी से इतना बड़ा हार सामना करना पड़ा, आप इसके बारे में भी साझा कर रहे हैं? आपने दो सवाल एक साथ पूछा। मैं आपका पहला सवाल बताना कोशिश करूंगा, जिसमें आप ये पूछ रही हैं कि जीता कौन, इस चुनाव को जीता कौन। जी जी। पहली बात बता दूं कि चुनाव में हारती जीतती कोई पार्टी नहीं है। जनता हारती है, जनता जीतती है। आपने सही कैंडिडेट को चुना, जनता जीत गई। खराब कैंडिडेट को चुना, जनता हार गई। तो ये भी कहना, कुछ लोग बोलेंगे कि आप जनता को हारा हुआ मान रहे हैं, तो लाइए मैं आपकी बात को और क्लैरिटी के साथ बता दूं कि एक क्लास में दो बच्चा होता है, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं। एक बच्चा का एक्सपेक्टेशन होता है कि 95% मार्क्स लाना है, एक बंदा सोचे हुए था कि उसको फेल होने जा रहा है। अब अगर 95% वाला इंसान जो हमेशा 95% नंबर ला रहा है, उसको अगर 89% आ जाएगा ना, तो उसके मम्मी पापा दुखी, बच्चा दुखी, रोना गाना सब कुछ शुरू। जो बच्चा फेल होते आ रहा है उसको ग्रेस मार्क दे के काहे नहीं पास कर दिया जाए, मिठाइयां बढ़ जाएंगी उसके यहाँ। खास करके तब जब वो पैदाइशी चांदी का चम्मच लेके जन्म लिया हो। अब वही बात आ जा रही है। इसमें क्यों ऑपोजिशन खुश हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने पूरा गठबंधन किया 50 पार्टियों का, उस सब के बाद आपको एक नंबर का सीट आ रहा है, वो भाजपा इकलौते से कम है और आप उसको अपना विजय मान रहे हैं। 1900 मुझे याद है कि 1991 के बाद तो किसी को नहीं आया जो इतना सीट एक पार्टी लाई हो। इससे पहले भाजपा ही थी। राजीव गांधी तक तीसरे टर्म में इतना नहीं ला पाए थे उनका सीटें, और भाजपा अगर ले आ पा रही है तो इट्स अ मिरेकल। 10 साल रहने के बाद भी 240 ले आई, और एक्चुअली वो मेजोरिटी लाती, वो 272 भी लाती। कुछ गलतियां रह गई, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार गई है। लेकिन अपोजिशन मान नहीं सकते, राजनीति में हारने के बाद भी आप मान नहीं सकते हैं कि आप हारे हैं। अगर आप मानिएगा तो उनका कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो टूट जाता है। इसीलिए उन लोगों को दिखाना पड़ रहा है, राहुल गांधी जी को जोश में आके बोलना पड़ रहा है कि वो जीत गए। उनसे ज्यादा हारा हुआ आदमी तो हो ही नहीं सकता है। हमारे राहुल जी से हारा हुआ आदमी कोई हो ही नहीं सकता है। ना उनको बोलने का तमीज है, ना उनको इज्जत देने आती है। बस गांधी परिवार, गांधी भी नहीं, नेहरू परिवार में उनका जन्म हुआ है, उसके मद्देनजर वो कुछ भी बोल दें। मीडिया उनको फालतू का अटेंशन देती है, मीडिया उनके बातों को ध्यान से चलाती है। अब वो बोल रहे हैं जीत गए जीत गए जीत गए, इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है। वास्तविकता में जीत अगर किसी की हुई है अभी इसमें, तो मैं मानता हूं कि एब्सोल्यूट जीत नहीं, लेकिन हाँ भाजपा की जीत हुई है, इसको मानना पड़ेगा। नहीं मानने से चीजें बदल नहीं जाएंगी। हाँ, उनको जितना स्ट्रॉन्ग मैंडेट मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया, वो बात से मैं एग्री करता हूं। बट आपका सवाल का जवाब अगर एक लाइन में दूं तो इसमें हार किसी की नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन हाँ भाजपा जीती है बहुत कम मार्जिन से। हार उनकी भी नहीं है, क्योंकि वो 45 से 99 पे गए हैं। तो जैसे मैंने बोला, फेल करने वाले बच्चा अगर ग्रेड से भी पास हो जाता है तो मिठाइयाँ बढ़ती है, वही वाला सिचुएशन अभी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इसी प्रश्न में एक दूसरा सवाल भी था जो यूपी से। अच्छा, माफ कीजिएगा, यूपी में क्या हो गया? देखिए, यूपी में जो हुआ वो अप्रत्याशित है, क्योंकि अयोध्या सीट भी भाजपा हार गई।
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी वोट परसेंटेज घट गया, स्मृति ईरानी हार गई, काफी मंत्री हार गए। तो ये जो प्रश्न का सवाल बहुत जटिल है। अब मैं पहले अगर इन लोगों के बारे में बात करूं तो इन लोगों के अंदर ना एक अलग तरह का उत्साह था कि इन लोगों ने काम किया था। स्मृति ईरानी ने अमेठी को बहुत कुछ दिया था, रोड से लेके इंडस्ट्री तक सब कुछ लाया था। पर इनके बाद भी अगर वो हार जाती हैं तो कहीं ना कहीं जनता ने लोकल इंसान जो उनके विपक्ष में प्रियंका वाड्रा जी ने खड़ा कराया था और वो लड़ गई थी, वो कंटिन्यू वहां पे रही और लोगों का माइंड गेम खेला, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की और भोली जनता उसके चक्कर में उनके चक्कर में पड़ गई, जिससे स्मृति ईरानी जी की हार हो गई। शायद स्मृति ईरानी जी को थोड़ा और मेहनत करना चाहिए था, उनको सिर्फ अपने 5 साल में किए गए कामों के भरोसे नहीं रहना चाहिए था, उनको जनता के बीच में जाके बताना चाहिए था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बताने में कमी रह गई। सेम चीज हुआ है हमारे आदरणीय मोदी जी के साथ। जनता के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो ये नहीं देखती है कि कौन काम किया है, सिर्फ ये नहीं देखती है, उनको चाहिए होता है टच, पर्सनल टच। सो मोदी जी के में भी थोड़ी सी कमी शायद रह गई कि उन्होंने उतना रैलियां वहां पे नहीं की जितना उनको वहां पे करना चाहिए था। ऑनेस्टली मेरे ख्याल से काम देखना चाहिए, बट दिस इज व्हाट इट इज। दूसरा था क्या कि कार्यकर्ताओं के बीच में उदासीनता। भाजपा को काफी लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि वो अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रख रही थी। एक भाजपा का ही कोई कार्यकर्ता था जिसको एक हाल फिलहाल की स्टोरी है कि अस्पताल में उनके पिताजी या उनके माताजी के लिए बेड नहीं मिल रहा था और वो फोन कर रहे थे और भाजपा के नेताओं ने उनका समर्थन नहीं किया। इसी तरह का कुछ और है कि किसी ने उसका जमीन हड़प लिया था, भाजपा का कार्यकर्ता था, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मदद चाहिए थी, उसको नहीं मिल पाई, उसने सुसाइड कर लिया। तो कहीं ना कहीं भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी नहीं रही। अब भाजपा ये सब जो चीजें की, इसका दुष्परिणाम मिला, कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह नहीं रहा। साथ ही साथ आदरणीय नड्डा जी का बयान कि उनका आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। आरएसएस जैसी टीम वो एक मान के चलिए कृष्ण की भूमिका निभाते हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है, बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए होता, बस आपके लिए काम कर रहे होते हैं। आपको बदले में बस बोलना होता है कि भाई हाँ आप कृपया करके हमें सहायता करें। लेकिन आपका जो अति उत्साह, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में नड्डा जी ने जो बोल दिया आरएसएस की जरूरत नहीं है, उन लोगों ने भी बोल दिया जरूरत नहीं है। उसके बाद लोकल एमपीज जो थी बाकी जगह की हाई प्रोफाइल सीट छोड़ के भी, उन लोगों ने उस हिसाब से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश नहीं की। दल बदलू वाला सिस्टम भी है, कुछ लोग बोलते हैं कि दल बदल के सपा बसपा से आए और वो सीट नहीं जीत पाए, लेकिन उससे ज्यादा मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं मोदी जी जहां जाते थे बोलते थे कि मोदी की गारंटी है, आप इनको नहीं मोदी को चुन रहे हैं। ये लोगों को अच्छा संदेश नहीं जा रहा था और मेरी भी व्यक्तिगत राय यही है कि ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ये प्रेसिडेंशियलशिप ऑफ इलेक्शन नहीं होता है, इसमें जनता जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि को चुनती है। तो प्रतिनिधि को जनता से मिलना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, खास करके चुनाव के समय में। पहले आपने जो किया सो किया, आप बोल रहे हैं काम किए नहीं किए धरातल पे वो एक बात है। केंद्र में सरकार बनने जा रही है तो हर जनप्रतिनिधि को जाके मिलना चाहिए था जनता से। 70, 50, 65 दिन का आपके पास समय जो मिला था उसमें बूथ टू बूथ, लोग टू लोग जाके समस्या सुननी चाहिए थी। समस्या सुनेंगे तब तो आप सदन में उठाएंगे, तब तो वो सवालों का जवाब देंगे, तब तो समस्याएं समाप्त होंगी। कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि ये लोग जब अभी नहीं सुन रहे तो बाद में क्यों नहीं सुनेंगे। हालांकि ये गलती हुई जनता से, भोली जनता। एक और गलती ये हुई कि सो कॉल्ड नौ युवक अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, इन लोगों ने इतना दुष्प्रचार किया, इतना गलत गलत चीजें फैलाई, लोगों को लालच दिया, पैसों का, नौकरियों का, समाज को बांटने का काम किया कि मैं अगड़ी जाति से चीज लेके निचली जाति को दे दूंगा, रिजर्वेशन आपसे छीना जा रही, सब गलत अफवाहें। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को क्लैरिफाई करने की कोशिश नहीं की। अगर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि भाजपा आपसे आपका रिजर्वेशन छीनने जा रही है, तो आपके रिप्रेजेंटेटिव को चाहिए था कि जगह जगह जाके बोले कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है कि हम आपको लाख रुपया सालाना देंगे, तो आपके रिप्रेजेंटेटिव को चाहिए था घर घर जाके बताना कि ये पॉसिबल नहीं है। आप उसको समझे ही नहीं, आप खाली रैली करते रह गए। अब रैली में जो लोग आ रहे हैं वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानता है
कि वो कहां से आते हैं, पैसे पे लाते हैं। वोटर नहीं आता वहां पे, वोटर अपना घर पे बैठा रहता है, वोटर के पास और भी काम है। एक तो गलती ये रह गई। उसके बाद आपने उनको दुष्प्रचार करने दिया। और मैं आपसे कहूं कि मिला जुला के जो ये पूरा ताना बाना रचा गया, इसको भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में नाकामयाब रही। तो मेन कारण अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो कहीं ना कहीं अपने काम को जनता तक नहीं पहुंचा पाना। जो हाई प्रोफाइल सीट थी उनको और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए था। जितने भी लोकल एमपी कैंडिडेट खड़े हुए थे उनको और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए था। पीपल टू पीपल कनेक्ट ना कर पाना, अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रख पाना, जो कि बंगाल में भी हुआ। बंगाल में भी 2019 की बात है, 2021 में 5-10 लोगों की कार्यकर्ताओं को मार दिया गया। और वहाँ के भाजपा का जो हेड जो भी हेड थे, वहाँ के प्रभारी थे, उनको उनका नंबर नहीं याद था। आपके लिए वो आदमी लड़ रहा है, आपका कार्यकर्ता मर गया, आप उसके घर नहीं जा पा रहे हैं। तो एक ये दूसरी बार जो ताना बाना जो 2 नवयुवकों ने किया, उसको भाजपा कहीं ना कहीं उस जंगल में उस जाल में फंस गई और उसको माफ कीजिएगा, उसको ठीक ढंग से जनता को समझा नहीं पाई। तो यही कारण रहा मिला जुला के। काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपने मेरे प्रश्नों का जवाब दिया। अब मेरा चौथा प्रश्न ये होगा कि आपके हिसाब से 2024 की जो इलेक्शन थी वह निष्पक्ष थी? इलेक्शन के व्यू पॉइंट से आप कुछ साझा करना चाहेंगे इसके बारे में? निष्पक्ष तो हमेशा होता है चुनाव में। कभी भी विपक्ष के या कोई भी पार्टी कभी भी बोलेगी अगर कि इलेक्शन कमीशन रिग्ड था, ईवीएम रिग्ड था, तो मैं नहीं मानूंगा। एक विश्वास होता है, एक आस्था होती है वोटर की, उसको टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं रहूं ना रहूं, देश रहना चाहिए, जो काफी लोग बोल के आए, वही वाली बात है। अब लेकिन बात आती है नैरेटिव पे, तो एक काफी निगेटिव नैरेटिव बनाया गया समाज को बांटने के लिए। राहुल गांधी जी ने, अखिलेश यादव जी ने, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, इन लोगों ने जातिगत जनगणना करके का झूठ मूठ का गुब्बारा फैला के या समाज को बांटने का, कि आप जैसा कि मैंने पहले कहा कि खास जाति सब कुछ ले रही है, जो कि पूरी गलत बात है। कोई मेहनत करके कहीं पे जा रहा है, आप उसके मेहनत को ये बोल रहे हो कि वो जाति के बेसिस पे जा रहा है। तो समाज को बांटने के लिए पूरी तरीके से टुकड़ा टुकड़ा गैंग, जिसको कहते हैं, जेएनयू से सीख के आए थे, उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर इस पे काम की। तो ये निगेटिव नैरेटिव बनाया गया, तो बहुत ज्यादा निगेटिविटी फैलाई गई अपोजिशन के द्वारा। अब भले इसको लोग जो कहते हैं कि ये लड़ाई हेट के अगेंस्ट में थी, भाजपा हेटर है, बट वास्तविकता यही है कि हेट पॉलिटिक्स अगर किसी ने किया तो वो थे ये जो भी अपोजिशन की पार्टी थी। और खास करके मुसलमानों ने बहुत गलत किया। मुसलमानों ने जिस प्रकार से भाजपा का पुरजोर तरीके से विरोध किया वो बहुत गलत है। जब भी कोई सरकार ने कुछ चीजें लाई तो सबके लिए लाई। मैं देख के हैरान था कि एक खास जगह था यूपी में कहीं, जहां पे मेरे ख्याल से 200 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिला था। मुसलमान लोग की आबादी थी, हाँ, और एक भी वोट नहीं पड़ रहा भाजपा को, सरकार के लिए। भाजपा छोड़िए, सरकार के लिए। कितनी गलत बात है, कितनी निंदनीय बात है। जो आदमी आपके लिए सब कुछ कर रहा है, आप उसको एक वोट नहीं दे रहे हो। फिर इसके बाद अगर भाजपा या कोई भी पार्टी आके आपके लिए काम नहीं करी तो आप किस मुंह से जाओगे बोलने के लिए? आपने तो उसको चुना ही नहीं, आप उसको हरा देना चाहते थे। हालांकि ऐसा होगा नहीं और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जितनी जवाबदेही एक हिंदू की है कि वो मुसलमान के साथ अच्छा संबंध बनाए और देश में अच्छा बर्ताव करे, उतनी ही जिम्मेदारी एक मुसलमान की है कि वो साबित करे कि वो भारतीय है। हम हिंदुओं को भी साबित करना पड़ता है कि हम भारतीय हैं, तो एक मुसलमान को भी साबित करना चाहिए कि वो एक भारतीय है। उसको धर्म से ऊपर भारत के बारे में सोचना चाहिए। उसको सोचना चाहिए कि उसके लिए कौन सा काम कर रहा है, ना कि ये कि उसका कैंडिडेट कौन है। तो मैं ये कहूंगा कि ये वास्तविकता ये है कि जो इलेक्शन हुआ वो फेयर था, बट बहुत निगेटिविटी फैलाई गई। और मैं आशा करता हूं कि ऐसा अगली बार चुनाव में ना हो। और सुप्रीम कोर्ट को तो इसमें सुओ मोटो लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन को भी लेना चाहिए, जिस तरीके से फेक वादा किया गया था। तो सवाल ये होगा कि आपके विचार से स्वतंत्र उम्मीदवारों को समर्थन किया जाना चाहिए? कृपया करके आप इस पे अगर समझाएं तो। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ऑनेस्टली मैं अभी तक तो ये बोलता था कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर वास्तविक में अच्छे हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए और बिल्कुल करना भी चाहिए।
लेकिन इस तरह का इलेक्शन जब एमपी राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव हो तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का जीतना लगभग नामुमकिन होता है। पप्पू यादव जी जीते मुझे पता है, बट और भी कुछ लोग जीते हैं, सेपरेटिस्ट जीते हैं पंजाब से और जम्मू कश्मीर से भी। लेकिन मेरा मानना है कि पार्टीज को इसमें बहुत ध्यान देना चाहिए। जब पार्टी को मालूम है कि पार्टी के सिंबल का मतलब है और एक अच्छा आदमी वहां से अपना दम भरने जा रहा है, इंडिपेंडेंटली लड़ने जा रहा है और वो अच्छा कैंडिडेट है, वो देश के संसद में बैठ के देश के लिए अच्छा सवाल पूछ सकता है, देश के विकास में काम कर सकता है, तो उसको पार्टी को खुद आगे बढ़ के, भाजपा जैसी पार्टी को खुद आके सीट दे देना चाहिए। कारण ये है कि हमारी डेमोक्रेसी में अभी पहले पार्टीज चुनाव पहले से कर लेती हैं, उसके बाद हमको पार्टीज के बीच में चुनना होता है। तो इनडायरेक्ट चुनाव होता है, डायरेक्ट चुनाव हम अपने कैंडिडेट का नहीं कर पाते। तो इसमें मेरा मानना है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर अच्छा है तो बिल्कुल करना चाहिए। पढ़ा लिखा कैंडिडेट, एक्सपीरियंस कैंडिडेट, जो ये समझ रहा है जिसका मकसद ये नहीं कि आके हमको लूटना है, जिसका मकसद ये नहीं कि हमको बस पावर ले लेना है, वो ऐसे लोगों को चुनाव करना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की है, चाहे वो बड़ी पार्टी भाजपा हो, चाहे वो फैमिली ओरिएंटेड पार्टी आरजेडी हो, या कांग्रेस हो या सपा हो। इन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर एक कैंडिडेट अच्छा है, पढ़ा लिखा है, जिससे बिहार का, माफ कीजिएगा, भारत का, बिहार का, राज्य का, यूपी का, कहीं का भी विकास हो सकता है, ऐसे कैंडिडेट को बिल्कुल चुनना चाहिए और उन्हीं को भेजना चाहिए। तभी जाके देश का विकास हो पाएगा, अच्छे ढंग से विकसित हो पाएगा और सारी चीजें जो है वो जनता तक, अंत तक पहुंच पाएगी। मेरा मानना ये है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आप हमारे साथ आए और अपना विचार साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।